बाजार के अंदर कोई पैसों के लिए अपना जिस्म बेचता है, लेकिन उन्होंने हमारे आदिवासी समाज की जमीन बेच दी। समाज के नाम वो भड़का रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि उनका खुद का काम कर रहे हैं। वो 18 में आए, 18 में के अंदर आसपुर के अंदर एक आदिवासी 9 अगस्त के दिन एक आदिवासी के साथ तलवारों से हमला हुआ और उस आदमी को मार डाला उसको राजपूतों के द्वारा, और उसमें पूरा रोल दिग्विजय सिंह का था। फिर पार्टी नहीं लाए, क्योंकि उस बीटीपी में ये था कि एक बार जो लड़ेगा वो नेक्स्ट में नहीं लड़ेगा। और 84 में उपचुनाव है, लेकिन दूसरी विधानसभा के लोगों को ला के यहाँ पे प्रचार करा रहे हैं। उनकी माँ है, उनकी मिसेस है जो मैडम है, जो 5 लीटर दूध चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर और गन्ने का दूध चलाते हैं, जो कि यहाँ से मेरे घर से करीबन 2-3 किलोमीटर दूर है मंदिर है, तो वहाँ पे चढ़ाते हैं। उनके लिए उनके घर से तो वो चढ़ाते हैं और मंच पे कहते हैं कि नहीं ये तो हमें हिंदू नहीं है, तो वो कान के कच्चे पुराना फ़ोन है, उसमें लिखा हुआ, अभी मैंने टेक्स्ट मैसेज भी किया कि इस्तीफा अभी देना, कल देना, कब देना। मैं कह देना अब मैं दे दूंगा इस्तीफा। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं उनके साथ आज के बाद नहीं जाऊँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। कट टू कट लाइव लगातार अपनी जनादेश यात्रा में लिखा हुआ है 84 उपचुनाव को बतौर कवर कर रहा है और यहाँ के मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय उम्मीदवार जीवराम अमालिया जी, जिनसे बात करके हम समझेंगे और इनकी दृष्टि समझेंगे कि आखिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इस उपचुनाव के मायने क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कट टू कट लाइव में। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को और जनता से ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बताएं। आपके चैनल को जोहार सर। मैंने 12 के बाद मैंने ITI की, ITI करने के बाद ग्रेजुएट की और कंटेक्शन में काम संभालता हूँ और वर्तमान पंचायत समिति सदस्य हूँ। और मैं वर्तमान में निर्विरोध चुनाव लड़ रहा हूँ, निर्दलीय। और पहले मैंने पंचायत समिति सदस्य जो बना हुआ हूँ, जो BTP के बैनर तले जीता था, न कि BAP के। तो जब इस उपचुनाव में BJP और कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टियां मौजूद हैं, तो फिर आपकी ज़रूरत क्या है? सर BAP ने सबसे पहले BTP आई थी सर। जब BTP आई थी तब उसने हमारे मुद्दे रखे थे कुछ, कि जो एक बार चुनाव लड़ेगा नेक्स्ट में चुनाव लड़ेगा नहीं, वो शर्तें रखी थी। शर्तें ऐसी भी थी जैसे कि ब्लॉक वाइज हमने 25 सदस्य चुने गए थे। वो 25 सदस्य जैसे कि कोई भी MLA बने, प्रधान बने, कुछ भी है, लेकिन वो 25 सदस्य जो है वो उनको पूछे बिना कहीं पर ग्राम पंचायत के अंदर काम नहीं होगा। वो मुद्दे भी ख़त्म कर दिए उन्होंने। तो हम कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ हैं। तो ये नाराज़गी की वजह है कि आप निर्दलीय उम्मीदवार? हाँ, निर्दलीय उम्मीदवार। तो क्या जीवराम जी ने किसी अन्य पार्टी से टिकट मांगने की कोशिश की? नहीं सर, क्योंकि आपका BTP से जुड़ाव रहा है, तो आप BAP की विचारधारा से भी? क्योंकि BTP से सर वो जीते थे राजकुमार जी। राजकुमार जीते, इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उनका कार्यकाल खत्म होना नज़दीक आना है, उन्होंने पार्टी नहीं लॉन्च कर दी और पार्टी नहीं ले आए। जो आदिवासी समाज के नाम वो भड़का रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि उनका खुद का काम कर रहे हैं वो। तो राजकुमार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? राजकुमार जैसे कि हम 2016 से उनके करीबी है, साथ में रहते हैं, एक दोस्त के साथ थे हम। और जब उमेश 2016 में प्रेसिडेंट बना था और हमारा फर्स्ट मुद्दा था जैसे दिग्विजय सिंह जी के आज प्रदेश प्रभारी बना है, उनके जो कॉलेज के आसपास जो मैदान है उसके उनके कोई बिल्डिंग बनी हुई है, तो हमारा फर्स्ट मुद्दा था उस बिल्डिंग को गिराना। लेकिन बनने के बाद मुद्दा खत्म हो गया। फिर धीरे धीरे 18 में आए, 18 में के अंदर आसपुर के अंदर एक आदिवासी 9 अगस्त के दिन एक आदिवासी के साथ तलवारों से हमला हुआ और उस आदमी को मार डाला उसको राजपूतों के द्वारा, और उसमें पूरा रोल दिग्विजय सिंह का था। फिर 18 के बाद वो राजकुमार जी उस मुद्दे को लेकर कि हमारे आदिवासी के साथ राजपूतों ने ये किया वो किया यूँ करके, फिर उस मुद्दे के हिसाब से वो जीते भी सही और कार्यकाल किया उन्होंने 5 साल का। फिर पार्टी नहीं लाए, क्योंकि उस BTP में ये था कि एक बार जो लड़ेगा वो नेक्स्ट में नहीं लड़ेगा। और हमारे ये भी था जैसे कि एक मेंबर बनेगा उस BTP के बैनर तले, कोई भी मेंबर बनेगा, पंचायत समिति सदस्य बनेगा, वार्ड पंच से लगा के प्रधान तक और MLA तक, अगर जैसे कि 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है तो 5 साल उस समाज के अंदर और काम करेगा, फिर इसको नेक्स्ट में उसको मौका दिया जाएगा। तो ऐसा सब ये सब उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि BTP, क्योंकि आप लंबे वक्त से आदिवासी जनहित विचारधारा से जुड़े हुए हैं,
तो जिस पहल के साथ बीटीपी की शुरुआत हुई थी, जी सर। क्या बीएपी आज उसको फॉलो कर रही है या फिर वो कहीं ना कहीं वो एजेंडा टूटा है? ये टूटा है सर। किस तरीके से देखते हैं इसको? जैसे कि सर हम जैसे कि जब 2016 से 18 तक हम राजनीति में रहे तो हमने निस्वार्थ काम कर रहे थे। अब जो लोग उनके साथ जो है, जो पुराने लोग साइड हो गए, जो नए लोग वो राजनीति करना चाहते हैं वो लोग उनके साथ हैं। आज उनके साथ जो पुराने लोग हैं वो साइड हट गए, कहीं ना कहीं साइलेंट है। और इनके सामने ये नौबत आ गई है जैसे कि दूसरी विधानसभा से 84 में उपचुनाव है, लेकिन दूसरी विधानसभा के लोगों को ला के यहाँ पे प्रचार करा रहे हैं। जब उनके पास मोटरसाइकिल पे, हम एक समय था तो मोटरसाइकिल पे एक बोलेरो था, कुछ गाड़ियाँ भी नहीं थी उस टाइम पे, यहाँ के लोकल लोगों ने, लोकल आदमी ने सबने सपोर्ट करके उनको जिताया था। आज उनके सामने ये नौबत आ गई है कि दूसरे विधानसभा से ला के उनको प्रचार करने की नौबत आ गई है। लेकिन वो तो क्षेत्रीय मुद्दों पे भी बात करते हैं, जैसे कडाना डैम हो गया, भील प्रदेश का एक मांग वो जबरदस्त उतारे, हिंदुस्तान आदिवासी हिंदू नहीं है, ऐसी कुछ। सर आदिवासी हिंदू की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। एक मैं आपको मेरी जानकारी के हिसाब से कहीं से मुझे जानकारी मिली कि उनकी माँ हैं, उनकी मिसेस है जो मैडम है, जो 5 लीटर दूध चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर और गन्ने का दूध चलाते हैं, जो कि यहाँ से मेरे घर से करीबन 2-3 किलोमीटर दूर है, मंदिर है, तो वहाँ पे चढ़ाते हैं। उनके लिए उनके घर से तो वो चढ़ाते हैं और मंच पे कहते हैं कि नहीं ये तो हमें हिंदू नहीं है। तो वो ये लास्ट में कहीं बात हमने सुनने मिली थी कि वो कह रहे थे कि वो तो माँ और उन्होंने किया। जब वो माँ के नहीं हो सके तो क्या आदिवासी के हो सकेंगे? वो तो महादिवासियों के नाम से राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। स्पष्ट है, क्योंकि घर से तो लोग खुद माँ और उनकी मैडम है वो तो शिव जी की पूजा करते हैं, तो मंच पे दूसरे और बहन भी है उनके साथ, उनके बहन और 3 लोगों ने शिव जी की पूजा की है, गन्ने का दूध चढ़ाया है। इसके बाद फिर मंच पे कहते हैं कि नहीं मैं तो हिंदू नहीं। पर आपको नहीं लगता कि युवाओं का बड़ा समर्थन है उनको? युवा का सर सब लोगों को एक नौबत ऐसी आ गई है युवा के पास में, जैसे कि पहले वर्षों से 70 साल से कांग्रेस बीजेपी थी। अब कहीं ना कहीं पहले ऐसे लोग थे नहीं कि जो बाप दादों में से कोई पार्टी से इतना थी पार्टियाँ वोट दे के ख़त्म करते, लेकिन धीरे धीरे ये सब पढ़े लिखे हुए, सबके सामने आई कि राजनीति क्या चीज़ है, सबको समझ में आया। समझ में आने के बाद धीरे धीरे ये हम चिंतन शिविर में गए, फिर लोगों को ऐसा लगा कि हमें कहीं ना कहीं दबा रखा है। फिर हमने सोच समझ के सबने डिसाइड किया कि ये राजनीति में एक पार्टी बनाएंगे। फिर पार्टी तो थी नहीं, एक संगठन के रूप में काम कर रहे थे। फिर गुजरात जाके वो जो छोटू भाई वसावा, महेश भाई वसावा, वहाँ से उनके वो बीजेपी के पार्टी थी वो गुजरात से लाए, यहाँ पे चुनाव लड़ा, वो जीते। उन्होंने गुजरात वालों ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने एक लफ्ज़ ये भी कहा था जब सिमरवा ने छोटू भाई वसावा, महेश भाई वसावा आए थे उस टाइम पे कि मैंने गन्ने बेच के मैंने ये झंडियाँ लाया हूँ, तो उस गन्ने का जो पैसे हैं वो अब बादल मत जाने देना। चलिए अब राजकुमार की राजनीति से आगे बढ़ते हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीवराम जी की मुकाबला किससे, महेश रोज से, अनिल कटारा से या कारीलाल नरूमा बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनसे? मेरे सर सबसे न किसी के, मैं पार्टी विशेष का नाम नहीं लेता हूँ, न कांग्रेस के में, न बीजेपी का, न बाप का, टक्कर वो सबको देंगे। और आप नुकसान किसको पहुँचाएंगे? उसको बीजेपी को पहुँचाएंगे। बीजेपी को, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि हम उनमें से ही निकले हुए। आप उन्हीं की विचारधारा हाँ, से उनकी आते हैं तो आप विचारधारा हमारी है कि उनके कारनामे हमें गलत लग रहे हैं। विचारधारा अपने वही आज भी, लेकिन उनके कुछ कारनामे उनके ऐसे हैं जो हमको पसंद नहीं है। जब उनकी जरूरत पड़ती है सब, तब हमको एक जैसे ग्राम पंचायत होती है या 2 ग्राम पंचायत होती है, जबकि उनकी जरूरत पड़ती है तब हमारे ग्राम पंचायत के सभी लोगों को बुलाते हैं। और जब हम काम लेने जाते हैं तब भी सब जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद 10 दिन 20 दिन महीने भर के बाद वो टुकड़ों में बांट देते हैं। वो अंदर उनकी छाल है। फिर कहते हैं कि ये तुम्हारे 5-10 आदमी तुम आए थे, उसमें 2 आदमी ना कह रहे थे और 2 आदमी ये कह रहे थे। फिर वो क्या, वो काम करना चाहते नहीं और जानबूझ के एक दूसरे को आरोप लगा देते हैं। और वाकई वो कान के कच्चे, क्योंकि मेरे साथ कुछ घटना घटी है। क्योंकि मैंने 2.5 साल तक उनके साथ अच्छा रहा, पंचायत समिति सदस्य रहते हुए भी लगाव रहे, काम भी करा, सब कुछ किया। मुझे ये रोड भी उन्होंने दिया, ये हेडपम्प 2018 में दिया, एक हेडपम्प दूसरे भी खोदा वो भी दिया। फिर धीरे धीरे नज़दीक आ गए। फिर हमारे भाई एक संगलाल जी अमलिया करके हैं जो सरपंच है वर्तमान में, कि वो क्या कि वो भारत छोड़ो यात्रा में कहीं रेलवे में जा रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे थे कहीं। तो फिर उस टाइम पे उन्होंने एक अफवाह फैलाई कि आप शंकर अमूल्य को साथ देते हो, वो कांग्रेस ही है। मैंने कहा आप भी जीते हुए, मैं भी जीता हुआ हूँ और शंकर अमूल्य भी जीता हुआ है। अब पार्टी पक्ष ने अपने धरातल पे काम करना है। तो उन्होंने, मैंने फिर यूँ करते मेरे चारों तरफ से मुझे घेर लिया, इधर से कार्यकर्ताओं की तरफ, उनकी तरफ, इधर से मेरे वो शंकरलाल जी अमूल्य वो परिवार से, तो उसके साथ में मत रहे। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे राजनीति करनी ही नहीं है, राजनीति करनी नहीं। फिर मेरा
कंस्ट्रक्शन लाइन का काम पहले से फादर करते आ रहे थे। कोरोना काल में फादर की डेथ होगी, मैं जीता इसके बाद 6 महीने के बाद डेथ होगी। परिस्थिति ऐसी आई जहाँ उनके साथ में जा नहीं पाया, आ नहीं पाया। तो फिर धीरे धीरे 2023 में एक विशेष बात हुई, हमारे दोनों राजकुमार जी दोनों में डिस्कस होगी बड़ी बात के लेकर। उस दिन के बाद हम जाने कि जैसे क्या थी वो बड़ी बात यही थी सर कि जैसे कि 2023 8 अगस्त के दिन हमारे सरपंच साहब गोरादा, जो गोरादा ग्राम पंचायत में 11,1100 कोई पौधे लगाए थे। वो भी कार्यक्रम था रॉयल ग्रुप के नाम से। तो उस कार्यक्रम में मैं गया नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम पे उनके साथ में रहना नहीं चाहता हूँ, मंच पे भी नहीं चढ़ता हूँ, मंच पे आज तक कभी भी बोला भी नहीं हूँ। तो उनके साथ में उनके सपोर्ट में मैं नहीं था, मैं मेरा काम में मस्त था, वो उनके काम में मस्त थे। हम कहीं जरूरत के हिसाब से काम पड़ता था, साथ में जाते थे। उस दिन मैं उस मंच पे नहीं था। इसके बाद भी मैं डूंगरपुर, मेरा 8 अगस्त के दिन हम पंचायत समिति सदस्य का प्रशिक्षण था। तो प्रशिक्षण में मैं जाने के लिए हम एक डेलीगेट है मेरे साथ में, जो ईश्वर जी रोध करके हैं, जो सुराता के हैं। हम दोनों बंदे साथ में गए डूंगरपुर। हम टाइम हो गया, हम वहाँ बैठ नहीं पाए। फिर 4 बजे तक हम डूंगरपुर है, कोई मैदान में मैच भी चल रहा था, हमने देखा। फिर मैं घर की तरफ आ रहा था, आगे राजकुमार जी आए, केजी के पास में मिले मुझे, चौकी के पास। मैंने कहा रोज के हिसाब से मैं बोलने गया। फिर उन्होंने सीधा मुझे सवाल किया कि क्या करना चाहता है। तो मैंने कहा क्या करना, मुझे हुआ क्या बताओ मुझे, नहीं क्या करना क्या चाहता है। कि उन्होंने कहा तू लोगों को गुमराह कर रहा है। नहीं, लोगों को गुमराह हुआ क्या वो तो बताओ मुझे, मैं क्यों काम से आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे घर पे 4-5 मीटिंगें हुई तब भी नहीं आई, कहीं प्रोग्राम में भी आते जाते नहीं हो, क्या है। मैंने कहा मेरा परिस्थिति ऐसी है, मैं काम पे जाता हूँ और काम शुरू किया मैंने वापस जो फादर कर रहे थे वो, और मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो आप पूरे दिन शंकर जी के साथ में थे, प्रोग्राम में थे। तो मैंने प्रोग्राम में, मैंने कहा भाई प्रोग्राम में हूँ ही नहीं, अगर आप मंच पे देख लो, किसी को पूछ लो। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं पूरा गोरादा कह रहा है, जबकि गोरादा मेरा गाँव है, पूरा गोरादा कह रहा है। और कुछ कर्मचारी लोग भी कह रहे हूँ कि आप डेलीगेट साहब भी इस प्रोग्राम में थे ही। मैंने कहा मैं नहीं हूँ, आपको ऐसा है तो आप पूछ लीजिए किसी से। नहीं, गोरादा के पूरे लोग कह रहे हैं। मैंने कहा, फिर उन्होंने कहते एक काम कर, तू इस्तीफा दे दे। मैंने उनको तुरंत सवाल किया कि आप देना कब इस्तीफा। और मेरा कोई पुराना फ़ोन है, उसमें लिखा हुआ, अभी मैंने टेक्स्ट मैसेज भी किया कि इस्तीफा अभी देना है, कल देना, कब देना। मैं कह देना अब मैं दे दूँगा इस्तीफा। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं उनके साथ आज के बाद नहीं जाऊँगा। तो जब आपकी उनसे इस कदर नाराज़गी होगी तो क्या वो मनाने नहीं आए कभी? नहीं आई, बात हुई नहीं अब तक। तो उस टाइम मैंने टेक्स्ट मैसेज किया 8/8 को, इसके बाद आज तक बात भी नहीं की है, उससे हाथ तक भी नहीं मिलाया मैंने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू में। मैं देख रहा हूँ कि आप प्रचार भी लगातार कर रहे हैं, हमारे पीछे भी एक बैनर लगा हुआ है, आपकी गाड़ियाँ चल रही है, क्योंकि चुनाव लड़ने में देखिए पैसा जाता है, आर्थिक रूप से आपको मजबूत होना चाहिए। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? सर देखो, मैं कंस्ट्रक्शन लगा काम करता हूँ और मैं इतना, मुझे खुद को विश्वास है। हमारे सामने एक आज से 2 महीने पहले एक ऐसी नौबत आई थी जो मेरे परिवार से कुछ अलग थे। मैंने 4 बजे कुछ मेरे 5 साथियों, मेरे परिवार के द्वारा मैंने ऐसा कुछ कहा था कि मुझे हमारे इस आदमी को बचाने के लिए इतने पैसे चाहिए। तो मैंने 4 बजे से लगा बात करी और सुबह 10 बजे के बाद 4,25,000 रुपये इकट्ठे कर लिए थे। यानी कि मतलब पूरी रात के अंदर। और मैं यहाँ से 4 बजे घर छोड़ गया था सुबह, और 10 बजे तक 4,25,000 रुपये मेरे जेब में आ गए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे मेरा परिवार सक्षम है, मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। और मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि इस चुनाव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार आप जनता से क्या उम्मीद करते हैं? जनता से ये उम्मीद करना चाहते हैं सर, हमें अधिक से अधिक वोट दें और विजय बनाए, उनके जो मांगे वो पूरी करेंगे, यही हमारा सवाल है। कल हमारे ग्राम पंचायत गोरादा के अंदर एक मीटिंग रखी थी उन्होंने, बीएपी की। इसके बाद इसके एक दिन पहले भिंडा में रखी थी। उन्होंने एक अफवाह फैलाई थी कि वो बीजेपी से पैसा ला के चुनाव लड़ रहे। मैं ऐसी इंसान ने जो बीजेपी से पैसा ला के चुनाव लड़ूँ, मेरी इतनी भी हैसियत है जो मैं सक्षम हूँ कि मैं लड़ सकता हूँ चुनाव। ये अफवाह फैलाना बंद करें, क्योंकि आप भी कहीं न कहीं से थे पैसा लाने में। और उस टाइम पे तुम्हारे जैसे हमने भीख मांग के हमने कोई चुनाव नहीं लड़े। भीख आपने मांगी समाज के नाम पे, हम नहीं मांग रहे। हम तो समाज के साथ आज भी है, कल भी है। उन्होंने जैसे कि एक काकरुगुनी कांड हुआ, काकरुगुनी कांड में उन्होंने एक गीत गाया था कांग्रेस के संबंधी। तो उन्होंने कांग्रेस संबंधी गीत गाया, आंदोलन हुआ, सरकार बचाई। सरकार बचाने के बाद उन्होंने सरकार के सामने मुद्दे रखे, सरकार ने उस मानने के लिए तैयार थे, लेकिन वो पैसों में बिक गए। एक मैंने उनके साथ सीधा सवाल उन पर ही अटक करना चाहता हूँ कि यही कहना चाहता हूँ कि एक बाजार के अंदर कोई पैसों के लिए अपना जिस्म बेचता है, लेकिन उन्होंने हमारे आदिवासी समाज की जमीन बेच दी। ये मानता हूँ इस चीज़ को मैं, इसका आप सीधा आरोप लगा? सीधा आरोप लगा रहा हूँ।
क्योंकि मुद्दे भटक गए, 5वीं अनुसूची लागू कराएंगे, 5वीं अनुसूची लागू कराई नहीं, मुद्दे ही भटक गए वो। क्या कुछ नहीं हुआ, समाज के नाम पे बस रोटियां सेक रहे उनके खुद की। आज तक उन्होंने किसी गरीब के साथ, अगर उनकी सैलरी में से किसी एक दिन का, एक महीने के भी राशन उन्होंने कहीं किसी को दिया हो तो मुझे बताएं। आज तक उन्होंने किसी गरीब के साथ, अगर उनकी सैलरी में से किसी एक दिन का, एक महीने के भी राशन उन्होंने कहीं किसी को दिया हो तो मुझे बताएं।